नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में डाक सेवकों की होगी भर्ती, अधिसूचना जारी, ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया। जी हां, डाक विभाग में नौकरी करने के इंतजार में बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। विभाग हिमाचल में 331 ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर भर्ती करेगा। इसको लेकर डाक निदेशालय ने भी अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती राज्य के दूरदराज, पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्र में डाक सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में अहम रहेगी। जानकारी के अनुसार डाक विभाग हिमाचल प्रदेश के 331 पदों पर जीडीएस भर्ती करने जा रहे हैं। इनमें 137 पद आरक्षित रखे गए हैं, जबकि 62 ओबीसी, 83 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति और ईडब्ल्यूएस के लिए 37 पद शामिल हैं। डाक विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल रखा है। इसके तहत ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी 2026 से 3 मार्च 2026 तक चलेगी, जिसके बाद आवेदन में सुधार के लिए विभाग ने 6 से 8 मार्च तक का अवसर आवेदनकर्ताओं को दिया जाएगा। डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन या संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नर्सरी से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए उम्र तय, 30 सितंबर कट ऑफ तारीख, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक बच्चों के दाखिले को लेकर आयु मानदंड को स्पष्ट कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों और शिक्षा का अधिकार अधिनियम में राज्य सरकार ने प्रवेश से संबंधित पहले जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए बुधवार को नई अधिसूचना जारी की है। अब शैक्षणिक सत्र के लिए 30 सितंबर को आयु की गणना की कट ऑफ तिथि माना जाएगा। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से निदेशक स्कूल शिक्षा को जारी पत्र में कहा गया है कि 17 दिसंबर 2024 को जारी दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य राज्य भर के सरकारी और निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में एक रूपता लाना है। उन्होंने बताया कि बाल वाटिका 1 में बच्चे की आयु 30 सितंबर तक कम से कम 3 वर्ष पूरी होनी चाहिए। बाल वाटिका 2 में 30 सितंबर तक 4 वर्ष आयु पूरी होना अनिवार्य रहेगा। पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों से छुट्टियों में नहीं ली जाएंगी सेवाएं, शिक्षा निदेशालय ने चेताया। जी, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों से अवकाश अवधि के दौरान काम नहीं लिया जाएगा। कई जिलों में इस प्रकार के मामले सामने आने के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिला उप निदेशकों को कार्रवाई के प्रति चेताया है। शिक्षा निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि कुछ स्कूलों में छुट्टियों के दौरान भी पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों को स्कूल बुलाकर विभिन्न प्रकार के कार्य करवाए जा रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से नीति के खिलाफ है। अपनी खाली जमीन या घासनी पर लगाए पौधे, वन विभाग देगा पैसा, एवरग्रीन प्रोजेक्ट योजना लॉन्च। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वन विभाग ने योजना तैयार की है। किसान अपनी खाली जमीन या निजी घासनियों पर स्वयं पौधे लगाएंगे। इसके बदले वन विभाग जमीन मालिक को पौधा लगाने के पैसे देगा। यह पौधे हिम एवरग्रीन प्रोजेक्ट योजना के तहत लगाए जाएंगे। यह योजना इस साल मानसून सीजन से शुरू हो जाएगी। हिमाचल घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए राहत की खबर, दिल्ली से धर्मशाला का हवाई सफर हुआ सस्ता। दिल्ली से धर्मशाला का हवाई सफर अब सस्ता हो गया, जिससे हिमाचल आने वाले पर्यटकों को राहत मिली है। इंडिगो और स्पाइस जेट की उड़ानें अब 4000 से 4257 रुपये में उपलब्ध है। कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक अमित सकलानी ने बताया कि यात्रियों की संख्या कम होने के कारण किराए में कमी की गई है, जो मांग बढ़ने पर फिर बढ़ सकता है। कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक अमित सकलानी ने बताया कि इन दिनों यात्रियों की संख्या कम होती है, इस कारण किराए में भी कमी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो उसके हिसाब से हवाई किराए में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इन दिनों पर्यटकों की संख्या में भी कमी आती है, इस कारण किराए में कमी की गई है। इस सोलन के बाद सिरमौर में भीषण अग्निकांड, मकान में जिंदा जल गए 6 लोग, 4 पॉइंट में समझे कैसे जानलेवा बन रही आग। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक भीषण अग्निकांड में घर के अंदर सो रहे 6 लोग जिंदा जल गए। यह 3 दिनों के भीतर राज्य में दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले सोलन के अर्की में भी आग लगी थी। कड़ाके की ठंड में अंगीठी, लकड़ी के मकान और शॉर्ट सर्किट आग लगने के प्रमुख कारण बन रहे हैं, जिससे जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। एचपीयू ने स्नातक कोर्सेज की परीक्षाओं के परिणाम किए घोषित। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अक्टूबर माह में आयोजित हुई स्नातक स्तर के विभिन्न कोर्सेज की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं।
इसके तहत बीएससी वार्षिक तृतीय वर्ष रेगुलर बैच का परीक्षा परिणाम 91.30% रहा, जबकि बीकॉम वार्षिक तृतीय वर्ष यानी कि जनवरी बैच का परिणाम 80%, बीकॉम तृतीय वर्ष रेगुलर बैच का परीक्षा परिणाम 97.96%, बीए तृतीय वर्ष यानी कि जनवरी बैच का परिणाम 94.05%, बीए तृतीय वर्ष रेगुलर बैच का परिणाम 96.05% रहा। हिमाचल सरकार की इस योजना से बच्चों के भविष्य को मिल रही नई उड़ान। हिमाचल प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावी सामाजिक पहल बनकर उभरी है। यह योजना न केवल जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से जोड़ रही है, बल्कि कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला रही है। ऊना जिले में इस योजना के तहत अब तक 2189 बच्चों को 2,61,48,722 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। इस सिर्फ 5 मिनट की वीडियो बनाएं और जीते 25,000 रुपये। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए जनवरी महीने को सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में सड़क सुरक्षा पर आधारित लघु फिल्म या वीडियो बनाकर इसे 15 फरवरी तक परिवहन विभाग को ईमेल पर या स्वयं परिवहन निदेशालय में जमा करवाकर इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। लघु फिल्म या वीडियो की अवधि 5 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सुरक्षित घर पहुंचेगा रीक्षित चौहान, रिहाई के लिए केंद्र सरकार लगातार कर रही प्रयास। त्रिलोक कपूर। अमेरिकी नौसेना द्वारा जब्त रूसी ऑयल टैंकर मेरिनेरा पर सवार 28 क्रू मेंबर्स में 3 भारतीय भी शामिल हैं, जिनमें से एक हिमाचल प्रदेश के पालमपुर का रहने वाला रीक्षित चौहान भी है। जिसको लेकर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने कहा कि रीक्षित चौहान की रिहाई को लेकर केंद्र सरकार प्रयत्नशील है तथा इस बारे में उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रीक्षित चौहान जल्द सुरक्षित घर पहुंचेगा। इसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी प्रयत्नशील हैं। उन्होंने बताया कि कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद राजीव भारद्वाज 16 जनवरी को दिल्ली में विदेश मंत्रालय से मिलेंगे तथा मौजूदा हालातों पर चर्चा करेंगे। बिजली महादेव रोपवे मामले में सरकार को 3 हफ्ते का समय। जब बिजली महादेव रोपवे परियोजना से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग अब तक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपना पूरा जवाब दाखिल नहीं कर पाए। मंगलवार को एनजीटी की प्रधान पीठ नई दिल्ली में हुई सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 3 सप्ताह का समय मांगा, जिसे ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया। एनजीटी ने इससे पहले 9 दिसंबर 2025 को हुई सुनवाई में मामले से जुड़े अहम पर्यावरणीय मुद्दों पर सरकार से विस्तृत जवाब मांगा था। उस समय भी सरकार ने 3 सप्ताह का समय लिया था, लेकिन निर्धारित अवधि में जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। यह मामला कायल क्षेत्र में 67 हरे पेड़ों की कटाई के बाद एनजीटी पहुंचा था। बिजली महादेव मंदिर समिति और अन्य याचिकाकर्ताओं ने रोपवे परियोजना पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। आनंदपुर साहिब श्री नैना देवी रोपवे को फिर कदमताल। पर्यटन विभाग ने बिलासपुर प्रशासन से किया औपचारिक पत्राचार। हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के लिहाज से अब तक के सबसे बड़े प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट आनंदपुर साहिब श्री नैना देवी को धरातल पर उतारने की दिशा में एक बार फिर कदमताल शुरू हो गई है। इसी कड़ी में पर्यटन विभाग की ओर से जिला बिलासपुर प्रशासन के साथ औपचारिक पत्राचार किया गया है। परियोजना को लेकर पत्र लिखकर जिला प्रशासन से कमेंट्स मांगे हैं। पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक के द्वारा उपायुक्त बिलासपुर को भेजे गए पत्र में आनंदपुर साहिब श्री नैना देवी रोपवे प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति पर स्पष्ट राय मांगी गई है। पत्र में पूछा गया है कि क्या यह प्रोजेक्ट अब भी आवश्यक है या नहीं। विभाग ने यह भी उल्लेख किया है कि इससे पहले भी समय समय पर इस परियोजना को लेकर जानकारी मांगी जाती रही है, लेकिन ठोस और स्पष्ट जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में जल्द से जल्द ईमेल के माध्यम से शीघ्र स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। आनंदपुर साहिब श्री नैना देवी रोपवे प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से प्रस्तावित है। इस शासक बनने की भूल न कर पब्लिक सर्वेंट। विक्रमादित्य ने फिर दोहराया अपनी बात पर अडिग हूं। जी हां, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह आज भी अपनी बात पर अडिग है। उन्होंने दोहराया कि पब्लिक सर्वेंट शासक बनने की भूल ना करें, अगर करते हैं तो उनको हम याद दिलाते रहेंगे। यह हमारा दायित्व है और इसका निर्वहन करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। विक्रमादित्य सिंह गुरुवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि मैं पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं कि हम सबका सम्मान करते हैं। संवैधानिक ढांचे के तहत आईपीएस या फिर आईएएस अधिकारी हिमाचल में आते हैं, उनका दिल की गहराइयों से सम्मान करते हैं। बकौल विक्रमादित्य सिंह, हमें सर्विसेज को सबसे ऊपर रखना है और यह ध्यान में रखना है कि जनसेवा सबसे ऊपर है। पौष्टिक आहार पर पॉलिसी बनाएगी सरकार, बच्चों गर्भवती महिलाओं को सुनिश्चित होगा पोषक आहार। जी हां, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी बनाएगी। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं सहित सभी संवेदनशील वर्गों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए समयबद्ध और प्रभावी कदम उठाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग की कंडाघाट स्थित कंपोजिट टेस्टिंग लैब को विश्व स्तरीय हाई एंड टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा ताकि सूक्ष्म और सटीक विश्लेषण और दक्षता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रथम चरण में बद्दी, मंडी, कांगड़ा और शिमला शहर में भी क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। मैं द्वितीय चरण में सभी जिलों में इस तरह की प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। मैं सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य में न्यूट्रिशनल सर्विलांस को और सघन किया जाएगा। मैं खाद्य पदार्थों की जांच सुनिश्चित कर उनमें उपलब्ध पोषक तत्वों की प्रोफाइलिंग और मैपिंग की जाएगी। तुरंत ईरान छोड़ दें, भारतीय नागरिक बिगड़े हालात के बीच सरकार ने जारी की एडवाइजरी। ईरान में हिंसक प्रदर्शन की वजह से भारत सरकार ने बुधवार को नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि जो भी भारतीय नागरिक, चाहे वे छात्र हो, तीर्थयात्री हो, व्यापारी हो या पर्यटक, इस समय ईरान में हैं, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि यह सलाह 5 जनवरी की पिछली एडवाइजरी के आगे की कड़ी है और ईरान की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए दी गई है। सरकार ने यह भी दोहराया कि सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें विरोध प्रदर्शन या भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना चाहिए। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें और स्थानीय मीडिया पर नजर रखें ताकि किसी भी नई जानकारी से अवगत रहें। मैं उधर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर जारी हिंसक कार्रवाई और अमेरिका की संभावित दखल अंदाजी को लेकर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इसी बीच ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को कड़ी चेतावनी दी है, जिसके बाद कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य एयरबेस से कुछ कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केंद्र कर्मचारियों की बल्ले बल्ले कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च, मुफ्त बीमा के साथ मिलेंगे ये खास सुविधाएं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों को एक ही मंच पर पूरा करने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग ने बुधवार को संयुक्त वेतन खाता पैकेज लॉन्च किया। इस पैकेज के तहत बैंकिंग, बीमा और कार्ड से जुड़ी कई सुविधाएं एक ही खाते में उपलब्ध कराई जाएंगी। इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ऑल इन वन फाइनेंशियल सॉल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। हिमाचल से महाराष्ट्र कुरियर से भेजी जा रही थी चरस की खेप, पुलिस ने बेनकाब किया नशा तस्करी का नेटवर्क। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के तरीके लगातार बदलते जा रहे हैं। अब तस्कर पहाड़ी इलाकों से चरस को कुरियर पार्सल के जरिए देश के बड़े शहरों तक भेज रहे हैं। में चरस तस्करी का गढ़ कहे जाने वाले कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी से महाराष्ट्र के पुणे तक चल रहे एक संगठित चरस तस्करी नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में मणिकर्ण पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। दूध में बढ़ा फैट तो मिलेंगे ज्यादा रेट, मिल्क फैट देगा हिमाचल में पशुपालकों को विशेष प्रशिक्षण। जी हां, हिमाचल प्रदेश से मिल्क फैट के द्वारा दुधारू पशुओं की देखभाल और दूध में फैट की मात्रा जानने के लिए किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि दूध में फैट की मात्रा बढ़ सके और सरकार द्वारा उन्हें दूध के दाम भी अधिक दिए जा सके। मिल्क फैट द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। आगामी माह से पूरे हिमाचल प्रदेश में किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले मुख्यमंत्री सुक्खू, हिमाचल के लिए वित्तीय सहायता का किया अनुरोध। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ राज्य की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार से उदार सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री को 16वें वित्त आयोग को प्रस्तुत किए गए विज्ञापन एवं अतिरिक्त ज्ञापन की जानकारी दी।
उन्होंने राजस्व घाटा अनुदान को न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने 16वें वित्त आयोग के अवार्ड पीरियड के दौरान राज्यों के राजस्व एवं वही अनुमानों के यथार्थवादी आकलन पर बल दिया। हिमाचल कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल बने एनआईए प्रमुख। जी हां, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अग्रवाल का कार्यकाल अगस्त 2028 तक होगा। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारी अग्रवाल अभी आतंकवाद विरोधी एजेंसी में विशेष महानिदेशक पद पर हैं। मैं साथ ही वह एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। मैं कार्मिक मंत्रालय से जारी एक आदेश में कहा गया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 31 अगस्त 2028 तक उन्हें एनआईए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अग्रवाल इसी तारीख को पद से सेवानिवृत्त होंगे। मैं किसी राष्ट्रीय एजेंसी के उच्च पद पर पहुंचने वाले अग्रवाल हिमाचल कैडर के चौथे अधिकारी हैं। अभी वर्ष 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गर्ग एनसीबी के महानिदेशक हैं। वे 23 मई 2026 तक इस पद पर रहेंगे। वहीं 1988 बैच के अधिकारी तपन कुमार डेका आईईबी चीफ हैं। वे भी जून में सेवानिवृत्त होंगे। इससे पहले आईपीएस अधिकारी अश्विनी कुमार सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं। धर्मशाला छात्रा मौत मामला, पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की रैगिंग मामले की स्टेटस रिपोर्ट, जाने विस्तार से। जी हां, राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला की छात्रा की मौत के मामले समेत उसके साथ रैगिंग और यौन उत्पीड़न मामले की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। बुधवार को मकर संक्रांति पर स्थानीय अवकाश होने के बावजूद डीएसपी निशा कुमारी पुलिस थाना पहुंची। उन्होंने जांच अधिकारी से अब तक की कार्रवाई की विस्तृत जानकारी ली और प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच कर तथ्यपरक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। इसी बीच पुलिस ने रैगिंग से जुड़े मामले की स्टेटस रिपोर्ट धर्मशाला न्यायालय में प्रस्तुत की। कॉलेज की 4 छात्राओं पर मारपीट का आरोप है। रिपोर्ट के अवलोकन के बाद न्यायालय ने 4 आरोपियों में 2 छात्राओं की अंतरिम जमानत अवधि 17 जनवरी तक बढ़ा दी है। मैं जांच के तहत पीड़िता और एक आरोपी छात्रा के मोबाइल फोन से डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं। अब पुलिस 3 अन्य आरोपी छात्राओं और आरोपी प्रोफेसर के मोबाइल फोन को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। बुधवार शाम तक कुछ आरोपियों के मोबाइल फोन पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में बढ़ी शीतलहर, 16 से 20 जनवरी तक बारिश बर्फबारी के आसार। जी हां, हिमाचल प्रदेश फिर कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया। मैं सिरमौर जिले को छोड़कर बाकी प्रदेश के 11 जिलों में शीतलहर का असर तेज हो गया। इन जिलों के अधिकांश क्षेत्र में रात का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। पहाड़ी से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक ठंड का असर साफ नजर आ रहा है। राजधानी शिमला में हालांकि तापमान इन दिनों सामान्य से अधिक चल रहा है, लेकिन जिले के अन्य क्षेत्रों में पारे में गिरावट आई है। इस चंबा में 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, 2 सरकारी कर्मचारियों की मौत, अगले दिन चला हादसे का पता। ये चंबा के साहो कीड़ी मार्ग पर एक दर्दनाक कार हादसे में जल शक्ति और विद्युत विभाग के 2 युवा कर्मचारियों की मौत हो गई। बुधवार रात को कार 300 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसका पता अगले दिन सुबह चला। राहुल कुमार और सुनील भट्ट नामक के युवक ड्यूटी के बाद घर लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिव्यांग माता पिता के बच्चे भी अब मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में शामिल। जी हां, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में संशोधन किया गया। इसके तहत योजना में अब दिव्यांग माता पिता के बच्चे भी शामिल होंगे। ऐसे माता पिता दोनों या केवल एक जीवित माता पिता जैसे भी मामलों हों, जिनकी अस्थायी दिव्यांगता 70% या उससे अधिक है और जो 0 से 27 वर्ष की आयु वर्ग में अपने बच्चों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है, उनके बच्चों को भी सुख आश्रय योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो त्यागे हुए हैं, जिनके एक माता पिता की मृत्यु हो गई हो और दूसरे माता पिता ने बच्चे को उनके हाल पर छोड़ दिया है, ऐसे बच्चे भी योजना में शामिल होंगे। बाल कल्याण समिति द्वारा उचित जांच के बाद परित्यक्त घोषित करने के बाद उक्त बच्चे योजना का लाभ उठा पाएंगे। मैं सभी अनाथ, परित्यक्त, एकल नारी और दिव्यांग माता पिता के बच्चे जिनकी पारिवारिक आय सभी स्रोतों से प्रति वर्ष 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है और जो सरकारी नौकरी में नहीं है, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस शिमला में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 120 पदों पर भर्ती, इस दिन होगा इंटरव्यू। जी हां, जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीण नगराइक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला रोजगार कार्यालय शिमला, जिला शिमला द्वारा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड स्वराज्य डिवीजन प्लांट 1 फेज 4 मोहाली पंजाब के लिए
ITI अप्रेंटिस के 120 पदों के लिए 20 जनवरी 2026 को जिला रोजगार कार्यालय शिमला में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आवेदक का नाम रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है और जिनका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं है वह संबंधित साइट eemis.hp.nic.in पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। चिट्टे के खिलाफ हिमाचल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रदेश में 433 कुरियर केंद्रों की जांच। चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए प्रदेश की सरकार लगातार अभियान चला रही है। नशे के खिलाफ मुहिम में सत्ता पक्ष को विपक्ष का भी साथ मिल रहा है। चिट्टे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सुक्कू सरकार ने चिट्टे की गतिविधियों में शामिल 11 पुलिसकर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद हिमाचल पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत हिमाचल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर में 433 कुरियर केंद्रों की जांच की है। इस 26 जनवरी से पहले ICG को मिली बड़ी कामयाबी, भारतीय जल सीमा में घुसी पाकिस्तानी बोट, 9 लोग गिरफ्तार। भारतीय तटरक्षक बल ने 26 जनवरी से पहले एक बड़ी सफलता हासिल की है। 15 जनवरी को ICG ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास एक पाकिस्तानी बोट को जब्त कर लिया। इस बोट पर 9 लोग सवार थे, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। पेट्रोल डीजल टैक्सियों को ई-टैक्सी में बदलने पर मिलेगी छूट, हिमाचल सरकार देगी इतने प्रतिशत सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को लागू किया गया। इस योजना के तहत पेट्रोल और डीजल से चलने वाली पुरानी टैक्सियों को ई-टैक्सियों में परिवर्तित करने पर 40% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य टैक्सी चालकों को आत्मनिर्भर बनाना, वायु प्रदूषण को कम करना तथा हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है। परिवहन विभाग के अनुसार यह योजना विशेष रूप से उन टैक्सी चालकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी जो लंबे समय से इस व्यवसाय से जुड़े हैं और बढ़ती ईंधन लागत के कारण आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 से 4 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इच्छुक टैक्सी चालक अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। अनुबंध कर्मियों को जल्द करो पक्का, इंडियन ट्रेड यूनियन ने उठाया मुद्दा, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू से संबंधित ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन की आम सभा प्रधान निर्मल सिंह की अध्यक्षता में कम्युनिटी हॉल में हुई। इसका संचालन जिला सचिव रोहतास ने किया। बैठक को ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान बसाऊ राम व हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा के राज्य उप प्रधान बाबू राम ने संबोधित किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने 31 दिसंबर 2025 को कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं रेगुलर करने का अहम फैसला दिया। इससे न्यायालय ने जहां साल 1993, 1996, 2003 व 2006 की रेगुलाइजेशन पॉलिसी के तहत कच्चे कर्मियों की सेवाएं नियमित करने के आदेश दिए गए हैं। जल शक्ति पैरा कर्मियों ने 5 साल की नीति मांगी, 8 वर्ष से कार्यकाल पूरा, फिर भी नहीं हुए आदेश। जी हां, जल शक्ति विभाग के पैरा कर्मियों के लिए 8 के बजाय 5 वर्ष की पॉलिसी बनाए जाने और इसकी नोटिफिकेशन जल्द किए जाने की मांग उठाई है। शॉर्ट टर्म में पॉलिसी से ही पैरा कर्मियों को पेंशन व अन्य लाभ मिल पाएंगे। यदि सरकार ने मांगों को नहीं माना तो विभाग के पैरा कर्मी फरवरी माह में हड़ताल पर जाएंगे, जो कि मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगी। यह बात कर्मचारी संघर्ष मोर्चा व पैरा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमन शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में पैरा कर्मचारी, पैरा पंप ऑपरेटर व पैरा फिटर वर्ष 2017 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्ष 2020 में जल शक्ति विभाग में 3 श्रेणियों में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर व मल्टीपर्पज वर्कर की भर्ती हुई। उस समय मल्टीपर्पज वर्कर का मानदेय 3900 रुपये और 4600 रुपये पैरा पंप ऑपरेटर व फिटर का तय किया गया था। वर्तमान में पैरा पंप ऑपरेटर व फिटर को 6600 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। पैरा पंप ऑपरेटर व फिटर के लिए सरकार की ओर से 8 वर्ष की पॉलिसी बताई गई है, जबकि मल्टीपर्पज वर्कर को विचाराधीन रखा गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।